जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी में एससे रवि कुमार सिहाग 18th रैंक आईएएस हिंदी माध्यम से इन्होंने प्राप्त किया था। अभी एससे का पेपर हुआ 2025 मेंस यूपीएससी का। उसमें आपने एससे देखे होंगे, कितने ही विचित्र टाइप के एससे हैं। कोई नॉर्मल एससे नहीं है जो कि आप लिख सको डायरेक्ट। इसके लिए आपको कई टॉपर्स की कॉपीज देखनी पड़ेगी। अभी हमने रवि कुमार सिहाग जी की कॉपी उठाई है, उनकी कॉपी को देख रहे हैं। इसमें बहुत सी ऐसी चीज होंगी जो मैं आपको नोट डाउन करने के लिए कहूंगा, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है ना, वहां से एग्जाम्पल्स आप उठाकर अपनी कॉपी में नोट करिए और इसको यूज करिएगा। कई फैक्ट होंगे जो आप यूज कर सकते हैं, कई पंक्तियां होंगी जो आप यूज कर सकते हैं। कैसा लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है और किस राइटिंग में लिखा जाता है, सब कुछ। बहुत प्यार दे रहे हैं आप लोग, कमेंट करके जिसकी वही कॉपी बता देंगे। हिंदी माध्यम में बहुत कम लोग हैं जो बढ़िया रैंक लाए हैं, तो इनकी बढ़िया रैंक है सबसे, इसीलिए मैं इनकी कॉपी करा रहा हूँ। फिर इसके बाद और भी लोगों की कॉपी कराऊंगा। जो आप कमेंट कर दोगे उस व्यक्ति की कॉपी यहाँ आ जाएगी। कई प्लेलिस्ट बनी है, आप अपने हिसाब से उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं निबंध के पेपर में 2 खंड होते हैं। 1000 से 1200 शब्दों में आंसर लिखना होता है। तो 2 खंड होते हैं, 4 इसमें होते हैं इससे और 4 इसमें होते हैं इससे। आपको इसमें से एक इससे करना पड़ता है, आपको एक इसमें से इससे करना पड़ता है। यानी टोटल 8 हिस्से में से कितने हिस्से करने पड़ते हैं? तो 2 हिस्से करने पड़ते हैं। लेकिन ये गारंटी के साथ लिख लीजिए, चारों इतने टफ आते हैं, 8 इतने टफ आते हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। तो सेक्शन ए 4 हिस्से आपको दिख रहे होंगे, एक हिस्से लिखना है इन चारों में से। ठीक है, सेक्शन बी 4 हिस्से दिख रहे हैं, एक हिस्से लिखना है आपको। पहले क्या होता था, पहले कुछ जो 4 हिस्से थे वह आपके जीएस के कंटेंट से आ जाते थे, जैसे इन्वायरमेंट का आ गया या साइंस टेक का आ गया या समाज से आ गया, सोशल जस्टिस से आ गया। और जो अगले 4 होते थे वह नैतिक हिसाब से आते थे, मतलब कोई दार्शनिक चीजों पे आ गया, दार्शनिक कोई पंक्ति है उस पे आ गया। अब क्या है, अब ये 8 के 8 शब्द अमूर्त आ रहे हैं, यानी पूरा दार्शनिकता से भरे हुए। आज का पेपर आपने देखा होगा, सॉरी कल का पेपर आपने देखा होगा, एससे का हुआ, मैंने भी डाला है, टेलीग्राम पर भी शेयर किया है, शॉर्ट वीडियो बनी है उसकी। कितने अजीबोगरीब एस्से हैं। एस्से अगर आप पहली बार लिखने जाएंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसलिए ये कॉपीज देखते रहिए और इन्हीं एस्से पे लिखिए, कंटेंट बनाइए कि मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये लिख कर रख दो, नहीं होगा यूपीएससी। प्रैक्टिस, रिटन, स्पेलिंग, राइटिंग सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। लिखना नहीं तैयार करोगे, जब तक अंगूठे में घिस नहीं जाएगा तब तक आप तैयार नहीं हो यूपीएससी के लिए। मजाक मत समझना। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हो कुछ और कर लो जाके, ये सीरियस बता रहा हूँ, एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते। इतना आसान नहीं है। इससे आज के जो कल वाले हैं वह देखिए जाकर एक बार, दिमाग घूम जाएगा। चलिए सेक्शन ए में से एक इससे करना है। पहला इससे देखते हैं, अत्यधिक असमानता, आय की असमानता से ज्यादा अवसरों की असमानता है। जो अत्यधिक असमानता है ना, वो आय रुपयों की ज्यादा टेंशन नहीं है, अवसरों की ज्यादा टेंशन है। आपके पास अगर असमानता है, देखो गरीबों को रुपए की नहीं, रुपए तो मैं कमा लूंगा लेकिन अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, आप ही हिंदी माध्यम वाले देखो, आपको क्या वो चीज मिल पा रही है जो इंग्लिश मीडियम में मिल पा रही है? कितना भी कंटेंट उपलब्ध हो गया हो आज 5 साल के बाद। 5-6 साल पहले तो बहुत कुछ नहीं था, हमारे जैसे लोग भी यूट्यूब पर नहीं थे। हम लोगों को तो कोई नहीं बताने वाला था कि भैया ये सब देख लो। तब कोचिंग ही सहारा हुआ करती थी, हम लोगों ने कोचिंग नहीं की थी, समस्याएं बहुत ज्यादा थी। आज तो आपके कई बड़े भाई हमारे जैसे और कई लोग हैं यूट्यूब पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, विश्व की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भविष्य का ओपेक होगा। अब देखो, ऐसे स्टेटमेंट पहले आते थे जिस पर इससे लिखा जाता था, आजकल ऐसे नहीं आ रहे, आजकल सिर्फ और सिर्फ दार्शनिक विषयों पर आ रहे हैं। भारतीय संघवाद की सहकारी एवं जीवंत प्रकृति तथा इसके सम्मुख उपस्थित चुनौतियां, यदि हमें भविष्य के विनाश से बचना है तो विकास की दिशा को बदलना होगा। यानी ये वही क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन है। तो इन्होंने कौन सा लिखा है? पहला वाला। चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा, क्या लिखा। पेज एक रखिएगा, मैं कॉपी की बात नहीं कर रहा, पेज पे नोट करिएगा जो मैं कहूँ। ठीक है, अत्यधिक असमानता आय की असमानता से ज्यादा अवसरों की असमानता है। शुरुआत कैसे की? हम भारत के लोग, कहाँ से उठाया? संविधान से। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
ये डैश डैश लगा दिया का मतलब आप समझ जाओ मैं क्या लिखना चाहता हूँ। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसरों की समता। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है प्रतिष्ठा व अवसरों की समता, और यहाँ क्या लिखा है, अवसरों की असमानता। देखो कैसे कंटेंट को यहाँ से यहाँ लिंक किया जाता है। अब आपको मैंने बताया स्टार्टिंग अगर करेंगे इससे की, तो आप कई जगह से स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे आप कोई पंक्तियां लिख सकते हैं, लाइंस, कोई पोएम लिख सकते हैं, कोई स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है। आप संविधान से, आर्टिकल से शुरू कर सकते हैं, आप कोई डेटा दे सकते हैं। इन्होंने कहाँ से शुरू किया, इन्होंने उस संविधान की ही लाइंस को उठाया जो इससे कनेक्ट हो रही थी। ये सब कौन सा एस्से, उसके हिसाब से चीजें रखी जाएंगी। हमने इनका पहला वाला एस्से कराया था, उसमें देखो जाके आप, उसमें इन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ कहाँ से शुरुआत करें। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 20-25 निबंध लिख कर जाओ, मजा आ जाएगा। निबंध में बहुत बढ़िया नंबर आते हैं कई बार, और अगर आपने अच्छा लिख दिया तो आप सबसे आगे होंगे। तथा उन सब में राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली संविधान को अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। पूरी इन्हें जो उद्देशिका है, जो प्रेमबल है, रटा हुआ है, आपको भी याद होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ जीएस पढ़ाते हुए भी कि जीएस इसलिए मत पढ़ो हिस्ट्री को, हिस्ट्री में काम आएगी। हिस्ट्री इसलिए पढ़ो क्योंकि निबंध और एथिक्स में भी काम आएगी। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर एक नजर डालें तो हमें पता चलता है कि इसमें नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों व उपादानों का एक खाका प्रस्तुत किया गया है। जहां तक समता की बात है तो इसमें प्रतिष्ठा व अवसरों की समता का जिक्र किया गया है। तो न्याय की संकल्पना भी बहुआयामी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का मिश्रण है। ये इतना विस्तार से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि निबंध लिख रहे हैं। इन्हें 100, 200, 250 वर्ड में नहीं लिखना है, इन्हें पूरा 1000-1200 शब्द में लिखना है। तो बढ़िया से समझाते हुए लिख रहे हैं। शायद हमारे संविधान के निर्माताओं ने अच्छी तरह से समझा था, केवल आर्थिक असमानता या न्याय का समन कर देने से जो आदर्श राज्य बनाने का स्वप्न वे देख रहे थे पूर्ण नहीं हो पाता है। कितना बढ़िया से लाके इन्होंने लिंक कर दिया कि इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अवसरों की समता भी लिखा था। केवल आर्थिक समानता की बात नहीं की थी, अवसरों की समानता की बात की, क्योंकि हमारे पूर्वज पहले से जानते हैं कि ऐसा होने वाला है। कितना बढ़िया से लिंक कर दिया। इसी क्रम में अब यदि असमानता की बात करें तो इसे भेदभाव मूलक संकल्पना के रूप में समझा जा सकता है, अर्थात किसी के पास आधिक्य तो किसी के पास वंचना की स्थिति का होना। आप इन शब्दों का भी बढ़िया से यूज कर सकते हो, जैसे वंचना या कमी भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे भी शब्द बीच बीच में डालते रहो जैसे कि लगे कि हाँ आप हिंदी साहित्य या हिंदी के विद्यार्थी हैं, आपको हिंदी के शब्दों की बहुत अच्छे से परख है। किंतु इसे केवल धन दौलत के नजरिए से देखना आंख दबाकर देखने के समान है, क्योंकि यदि अवसरों के प्रकारों का विवेचन करें तो इसमें आर्थिक अवसर भी आएंगे और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवसर भी आएंगे। सिर्फ आर्थिक व्यवस्था का ये संबंध नहीं है। परीक्षण केवल इस बात का होना चाहिए कि इन सभी प्रकारों का अनुपात क्या है, कि किस किस अनुपात में चीजें होंगी। क्या आर्थिक अवसर सभी अवसरों में मौलिक है, सभी अवसरों की नींव है, अधिक महत्वपूर्ण है, या अन्य अवसरों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण या अधिक है। यहाँ पर इन्होंने कई प्रश्न उठा दिए, इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे और पूरा ऐसे कब लिख जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर भी कई चीजें होती हैं। एक तो आप पहले ही कई क्वेश्चन ऐसे क्रिएट कर दो यहाँ पर पहली भूमिका में, जिसके आंसर देते हुए आप आगे पूरा ऐसे लिख दो, या आप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, इनमें तोड़ दो और एक एक दो दो पेज इन पर लिखते जाओ और पूरा ऐसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कई तरीके से ऐसे चीजें होती हैं, आप कहेंगे तो इसकी भी क्लास ले ली जाएगी, बस आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा। चलिए, कुछ लोगों को लग सकता है इनका एस्से बहुत बढ़िया नहीं है, कोई बात नहीं, आपका एस्से हो सकता है बढ़िया हो। इनके शुरुआती एस्से हैं जो धीरे धीरे इवॉल्व होकर ये पहुंचे हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया, आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आपके समय के एस्से में करा रहा हूँ, जिससे आपको ये लगे कि हाँ मैं भी लिख सकता हूँ, मैं भी शुरुआत कर सकता हूँ। ठीक है, अब इनके पास हिंदी साहित्य था, उसका भी उपयोग करेंगे ये।
हिंदी के प्रसिद्ध मार्क्सवादी लेखक यशपाल इस सुप्रसिद्ध उपन्यास के कथानक पर विचार करें तो उसमें एक पात्र है प्रेस्त। ये यशपाल का दिव्या जो है उपन्यास जो हिंदी साहित्य में लगा हुआ है, उसमें यह व्यक्ति है प्रेस्त, जो निम्न वर्ण का है किंतु अत्यंत धनी है। धनी होने के बावजूद भी उसका पुत्र हमेशा सामाजिक समानता की तड़प में व्याकुल रहता है। वह कहता है, जन्म का अपराध, यदि यह जन्म का अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है? धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, अस्त्र की शक्ति, कोई भी शक्ति जन्म के अपराध का मार्जन नहीं कर सकती। ये दिव्या के उपन्यास में ऐसी चीज है कि एक व्यक्ति बहुत धनी है, लेकिन वह जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति के हिसाब से उसे वह सब नहीं मिल पा रहा, जो उसे लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा वैसा, तो मुझे वो मिलना चाहिए। जिसने दिव्या पढ़ी है उसे बहुत अच्छे से ये पता है, ठीक है। पढ़नी भी चाहिए, दिव्या पढ़िए आप लोग, खासकर लड़कियों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि नाम से ही आप जानते हैं दिव्या क्यों पढ़नी चाहिए, आप पढ़ के देखिएगा। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, उसका जीवन दर्शन भी भिन्न प्रकार का होता है, उसके जीवन के लक्ष्य, आकांक्षाएं, इच्छाओं में पर्याप्त व्यक्तिनिष्ठता विद्यमान होती है। व्यक्तिनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी। इसी प्रकार व्यक्तियों के लिए असमानता के संदर्भ में भी मतों व राय में भिन्नता होगी। यह भिन्नता इतिहास की शुरुआत से चली आ रही है। मतलब क्या है, हर व्यक्ति के लिए अलग राय है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, ठीक है। एस्से में वैसे भी डाइवर्सिटी तो रहती है, किसी को कोई व्यक्ति किसी और तरीके से लिख रहा होगा, आप किसी और तरीके से लिखेंगे, इन्होंने किसी और तरीके से लिखा है। मनुष्य के इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है प्रारंभिक समाज एक समता मूलक समाज था। ये इतिहास यहाँ यूज हुआ देखो। किंतु जैसे जैसे मानव विकास करना शुरू किया वैसे वैसे समाज में सोपान क्रम का विकास हुआ कि सबसे ऊपर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। ये सब देखो चीजें वही यूज हो रही है जीएस वाली। अन्य भेद जहाँ यूनान में अभिजात्यता साधारण वर्ग का था, उनके मिथकों में अमर देवता व मरणशील मानव का भी था। अरस्तु की नजर में स्वामी व दास का भी था, तो पुरुष व नारी का भी था। वही भारतीय समाज में यह वर्ण व्यवस्था के स्वरूप में से परिवर्तित होकर जाति व्यवस्था के मॉडल के रूप में सामने आया, जहाँ जाति के आधार पर खान पान, रहन सहन, व्यवसाय, विवाह, भ्रमण आदि के संदर्भ में विभिन्न योग्यताएं नियोग्यताएं निर्धारित कर दी गई। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है, ये विभाजन आर्थिक आधार को मुख्य आधार न मानकर प्रमुख आधारों के एक भाग के रूप में मानते हैं। क्या ये सब जो चीजें हुई वह आर्थिक आधार पर हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वही आपको इससे दिमाग में रहना चाहिए। आप तो आधे लोग तो भूल गए होंगे भैया इससे क्या था, हम क्या करना शुरू किए थे। तो हमने इससे पढ़ा था अत्यधिक, या ऊपर वाले में देखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या इससे था? अत्यधिक असमानता, आय की असमानता से ज्यादा अवसरों की असमानता है। समझ रहे हो? तो ये दिमाग में रहे, वरना कहीं और ही बह गए। ये भी महत्वपूर्ण होता है इससे में, ठीक है। हर समय दिमाग में वो इससे रहना चाहिए। इतिहास में ये सुधार आंदोलन भी हुए, तो केवल आर्थिक स्तर पर समानता की बात नहीं करते थे, या यूं कहें कि तत्कालीन सुधारों में सभी वर्ग जातियों को समान दर्जा देने की बात कही गई थी। आप ही बताओ, आरक्षण क्या आर्थिक स्तर पर दिया जाता है? नहीं दिया जाता ना। अब वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आ गया, वो अलग बात है। उससे पहले की बात अगर करें तो नहीं था ना। तो कैसे आप कहोगे कि आर्थिक असमानता, अवसर की असमानता नहीं है? ठीक है, असमानता, अवसर की असमानता तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आर्थिक तो वैसे भी कुछ नहीं है। आप ये भी एग्जाम्पल इन्होंने दिया ही होगा आगे। या यूं कहें कि तत्कालीन सुधारों में सभी वर्ग जातीय समान दर्जा देने की बात कही गई थी। कबीर भी लिख कर गए हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। क्यों लिखना पड़ा उन्हें? क्योंकि उसमें आर्थिक से ज्यादा जातिगत समस्याएं थी। कहकर जातिगत व सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया। तो महात्मा बुद्ध ने भी धम्म में पुरुष व नारी दोनों को स्थान देकर लैंगिक स्तर पर अवसरों की समानता स्थापित की। दोनों कर सकते हैं काम। इसी प्रकार तुलसी ने नहीं दरिद्र सम दुख जग माही कहकर आर्थिक स्तर पर असमानता के प्रभावों का विश्लेषण किया। क्योंकि तुलसीदास क्या थे? गरीब थे, तो उन्हें गरीबी झेलनी पड़ी। तो उन्हें असमानता किस में नजर आई? गरीबी में। जिसके पास जो चीजों की कमी थी उसको असमानता उसी चीज में नजर आई। जो गरीब था
उसे लगता है सबसे बड़ी समस्या गरीबी है। जैसे के पास पैसा था, जातिगत समस्या थी, उसे लगता था जातिगत समस्या सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है? तो वहीं सूरदास जी भी कहकर गए हैं, जैसे भक्तों ने कृष्ण के प्रेम में हर गोपी को डुबाकर धार्मिक स्तर पर समतामूलक प्रेम की स्थापना की। तो देखो सभी समझा दिया गया, आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर और ऊपर बुद्ध लैंगिक स्तर, जाति व्यवस्था, सब कुछ इसमें असमानता को समेट दिया गया। कुछ इसी प्रकार के सुधारों की शुरुआत पश्चिम में हुए पुनर्जागरण में दिखाई पड़ती है, जहाँ के विचारकों ने सामंती व्यवस्था में व्याप्त विभिन्न बहुआयामी भेदभावों को समाप्त करने के प्रयास कर आधुनिकता का सूत्रपात किया, जो कि आगे चलकर जे.एस. मिल के लेख सब्जेक्शन ऑफ वुमेन द बेंथम जैसे विचारकों के उपयोगितावाद सिद्धांतों क्या हर व्यक्ति को एक गिना जाए का दर्शन दिखता है। में तो समानता के तत्व तो विभिन्न स्तर दिखाई पड़ते ही हैं। यह भी दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर आर्थिक असमानता को ही प्रमुख बाधा नहीं माना गया, बल्कि इसे एक प्रकार मात्र ही माना गया। मतलब एग्जाम्पल दे दे के यहाँ के एग्जाम्पल, विदेश के एग्जाम्पल, फलाने एग्जाम्पल, ढिमा के एग्जाम्पल, हमें प्रूव कर देना है कि आर्थिक असमानता से ज्यादा आवश्यकीय असमानता है। ठीक है? इसी क्रम में आगे बढ़ने पर औद्योगिकीकरण के साथ साथ विश्व में व्यापार बढ़ने लगा। नए पश्चिमी मूल्यों का एक सेट तैयार किया, जिसकी चरम परिणति हमें आज के वैश्वीकृत, उदारीकृत, निजीकृत विश्व में भौतिकवाद व व्यक्तिवाद के चरम उफान में नजर आती है। यहाँ के विकास का मॉडल अधिक उपयोग को ही विकास का पैमाना मानता है। अधिक उपयोग होता है, अधिक द्रव्य, धन एवं दौलत। आज के समय में पैसा खुदा न तो नहीं है, किंतु खुदा से कम भी नहीं है, पैसा बोलता है। अब इन्होंने 2 लाइन लिख दी। अब देखो ये एक चीज यह भी देखो, ये कोई लाइन लिख रहे हैं या कोई व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं, तो उसे या तो दूसरे पेन से लिख रहे हैं या जो मेन चीजें उसे अंडरलाइन अवश्य कर रहे हैं। ठीक है? जैसे विचार आधुनिक पीढ़ी के मस्तिष्क में सर चढ़कर बोलते हैं। आपको भी लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। इसी कारण आर्थिक असमानता को ही असमानता के प्रमुख उपकरण के रूप में देखा गया। क्यों? क्योंकि आज के समय में अधिकतर लोगों को लगता है पैसा ही सब कुछ है। अब जब मार्क्स लिखा तो उन्होंने अंडरलाइन किया बाकायदा। मार्क्स ने अपनी पुस्तक लिखा, अंडरलाइन किया और ये इन्वर्टेड कामाज भी लगाई। ये देखो, दास कैपिटल में आर्थिक पक्ष को संपूर्ण पक्षों में मूलभूत माना। तो ये भी एग्जाम्पल दे दिया कि कुछ लोगों ने आर्थिक स्थिति को भी महत्वपूर्ण माना है। थॉमस पिकेटी ने भी अपनी हालिया पुस्तक कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, अब ये देखो, ये हालिया पुस्तक मतलब करंट अफेयर्स में भी चीजें जो आए उसको पढ़ते रहिए, चीजें इकट्ठा करिए कि मैं क्या लिख सकता हूँ। अब इन्होंने कितने फैक्ट लिख दिए हैं, आप देखो स्टार्टिंग से अभी खत्म नहीं हुआ है, इन्होंने कितने फैक्ट लिख दिए। यहाँ से शुरू किया, पहले संविधान को लिखा इन्होंने। ठीक है? संविधान के बाद ये आए आर्थिक राजनीतिक, उसके बाद यशपाल को लिख दिया इन्होंने। ठीक है? फिर ये जन्म का अपराध, ये यशपाल की दिव्या से ये पूरी लाइन उठा दी, क्योंकि हिंदी साहित्य के व्यक्ति इन्हें पता था वो। ठीक है? फिर ये यूनान चले गए, वहां का कुछ लिख दिया। फिर अरस्तु को भी ये ले आए। फिर यहाँ पर देखो कबीर को ले आए। कितनी चीजें लिखी जा रही, कितने एग्जाम्पल्स, और ये सब आपको याद होना चाहिए। पश्चिम चले गए, फिर ये मार्क्स, इसको जे.एस. मिल, बेंथम को ले आए, फिर यहाँ औद्योगिकरण भी ले आए, फिर ये लाइंस भी लिख दी, फिर मार्क्स को ले आए, फिर ये कितनी फैक्ट एक ही एस्से में लिखना पड़ रहा है, कितनी चीजें देनी पड़ रही हैं, और आपने वो कॉपी अभी तक नहीं बनाई जिसमें आप वह सब इकट्ठा करें जिससे इससे आसानी से लिखा जा सके। आपके पास ये पंक्तियां नहीं है, आपको ये व्यक्तियों के नाम नहीं पता है, आप कैसे एस्से को बढ़िया बनाएंगे? एस्से को बढ़िया बनाने के लिए आपको फैक्ट लिखने पड़ेंगे, कुछ डेटा कहीं यूज होगा, कहीं किसी बड़े व्यक्तियों के राय यूज होगी, कहीं महात्मा गांधी जी को कोट करना पड़ेगा, कहीं यूनान के किसी व्यक्ति को, जे.एस. मिल को, या आपको अरस्तु और प्लूटो को भी कोट करना पड़ेगा, कभी सुभाष चंद्र बोस को भी कोट करना पड़ेगा, तो कभी स्वामी विवेकानंद जी को कोट करना पड़ेगा। क्या आप इनके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? आप जीएस के सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या एसए के लिए काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो कैसे होगा भाई? आपको करना पड़ेगा, एक कॉपी बनाओ एसए के नाम से, उसमें चीजें लिखते रहो, जो करंट अफेयर्स में चीजें आ रही है, या जहां भी आपको बढ़िया लाइन मिले और लगे कि इससे में यूज हो सकती है, नोट डाउन करो उस डायरी में, वही डायरी आपकी काम आएगी। ठीक है? तो कैपिटल इन द 21st सेंचुरी में पूंजीवाद व असमानता का विवेचन आर्थिक मंच पर कर इसे लोकतंत्र हेतु खतरा बताया था। किंतु यह भी सर्वज्ञात है कि मार्क्स के सिद्धांतों पर बना सोवियत संघ भी बिखर गया, क्योंकि वहां आर्थिक असमानता के प्रयास तो हुए, किंतु राजनीतिक स्वतंत्रता व अवसर को दबाया गया। तो इन्होंने ये भी बता दिया कि आर्थिक समानता अगर हो भी गई, तब भी चीजें सही नहीं होने वाली। बार बार घूम फिर के कहाँ आ रहे हैं?
आर्थिक असमानता से ज्यादा अवसर की समानता, क्योंकि वही इससे है, वही हमें घूम फिर के चीजें वहां लानी है। विचार करने योग्य बात यह भी है कि भारतीय समाज व अन्य समाजों में भी हमेशा से आर्थिक तत्व को उतना महत्व नहीं मिला जितना आज मिला है। आप भी देखो, कभी आपने सुना है कि आर्थिक स्तर की वजह से कुछ हुआ था, किसी की लड़ाई हुई थी, किसी और की वजह से, किसी और कुछ हुआ, किसी और। आज ज्यादातर चीजें पैसों पे आ गई, वरना आज भी आपके पूर्वज यही कहते हैं, भैया पैसे नहीं संबंध बनाओ। आप भी देखते होंगे, लेकिन आज का जमाना ऐसा है कि सब कुछ पैसा है, ठीक है। भारत में प्राचीन समय में अर्थ तत्व की उपेक्षा की जाती थी, धर्म और मोक्ष पर बल दिया जाता था। आपने इतिहास पढ़ा, फिर से इतिहास आ गया। हजरत मोहम्मद ने भी ईश्वर की नजर में पुरुष नारी व सभी को एक समान माना। अब सिर्फ हिंदू धर्म नहीं है, आप अलग अलग धर्मों को भी लिखेंगे, ठीक है। बताकर समतामूलक समाज की स्थापना की गुरु नानक जी। सच्चा सौदा, लंगर, पंगत, ये सब क्या है? ये सब सिर्फ आर्थिक स्तर पर थोड़ी है। वर्ग भेद मिटाकर जातिगत समानता लाना। आगे चलकर महात्मा गांधी ने आध्यात्मिक विकास को प्रमुख लक्ष्य घोषित किया, तो स्वधर्म के अनुसार जीने के अवसरों के सृजन को प्रमुख बल दिया। धर्म, लिंग, वर्ग सब समान है क्यों कहा गया? क्यों इतना सब जोर दिया गया? क्यों हमारे यहाँ जो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद और ज्योतिबा फूले से लेकर पेरियार, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सब किसके लिए? आर्थिक के लिए लड़ रहे थे क्या? तो अर्थव्यवस्था उतना इम्पैक्ट है ही नहीं। आर्थिक समानता असमानता से ज्यादा अवसर की असमानता, घूम फिर के वहीं आना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा इससे वही है। अन्य पक्षों के रूप में कुछ उदाहरणों द्वारा समझाया जा सकता है कि केवल आर्थिक असमानता से अवसरों की असमानता अधिक तीव्र होती है। जैसे अब देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव विकास सूचकांक के 3 आयामों में, अब देखो फैक्ट लिखा इन्होंने। आप कब लिखोगे? जब आपके पास फैक्ट होंगे, रटे होंगे, और आपको पता है कौन सा कहाँ यूज करना है। चाय बन रही है तो चीनी डालनी है, खिचड़ी बन रही है तो नमक डालना है। ऐसा नहीं करना खिचड़ी में चीनी डाल दी, तब भी गड़बड़ हो जाएगा। कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है वह भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास सूचकांक के 3 आयामों में प्रति व्यक्ति आय को 1/3 सारांश दिया गया है, जबकि शिक्षा व स्वास्थ्य को शेष 2/3, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य को आय से ज्यादा महत्व दिया गया है। यानी यहाँ पर भी देखा जाए तो अर्थ से ज्यादा समाज, यानी अर्थव्यवस्था से ज्यादा आर्थिक समानता से ज्यादा अन्य समानताएं, अवसर की समानता ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भी आर्थिक पक्ष का महत्व उतना नहीं है। यदि रोजगार, शिक्षा, बिजली, पानी आदि अवसरों को प्रदान किए बिना केवल आर्थिक दर बढ़ाई जाए तो इससे केवल आंकड़े ही बढ़ेंगे, वास्तविक विकास नदारद होगा। यही कहा गया, आर्थिक स्तर का मतलब सिर्फ आर्थिक दर नहीं, बल्कि पैसा कहाँ लगेगा, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, ये सब है कि नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं अर्थ से ज्यादा अवसर की समानता समानता में आते हैं। जहां तक न्याय की संकल्पना का प्रश्न है, वहां भी न्याय व समता के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह तय करती है कि समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, असमान के साथ असमान। यहाँ भी अर्थ के हिसाब से चीजें नहीं चेंज होती। संविधान में मूल अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 17 केवल आर्थिक असमानता दूर ना करके सामाजिक असमानता को मिटाने की भी वकालत करते हैं। अब आपको हर जगह यही लग रहा होगा, इतना इससे पढ़ के अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो आर्थिक असमानता के साथ हर चीज जुड़ी हुई है। जुड़ी नहीं है, हमें जोड़नी पड़ रही है। हम वह सब चीजें उठा उठा के ला रहे हैं। जैसे कोई आपसे कह दे कि भैया मिठाई रखनी है, तो आप पूरी प्लेट सजा के मिठाई ले आओगे, पूरी मेज को भर दोगे मिठाई से। अब कोई तीसरा बंदा आए और वो कहे से हाँ तो सब मिठाई मिठाई है, तुम कहोगे भैया मिठाई है नहीं, मिठाई हमने लाई है। क्यों लाई और कुछ क्यों नहीं लाया? क्योंकि फलाने कहकर गए थे मिठाई रखो आके। तो वही यहाँ है, जिस हिस्से पर बात करेंगे उसी का पूरा मटेरियल लाकर भरेंगे, और आपको लगेगा आर्थिक जहां जहां है वहां तो सामाजिक राजनीतिक सब चल रहा है। इतना तो मैंने डीपली कभी पढ़ा भी नहीं था, ना संविधान पढ़ा था, ना अ, अरस्तु पढ़ा था, और ना हमने जेएस मिल पढ़ा। समझ रहे हो आप? आपको यही करना है, जो पूछा गया उसी को जस्टिफाई करना है, अलग अलग चीजें लाकर घूम फिर के सेंटर पे आ जाना है कि देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आर्थिक के साथ साथ सामाजिक न्याय पर बल दिया गया है। हम घूम फिर के बता देंगे कि देखो आर्थिक नहीं है। अगर हमें ये प्रूव करना होता ना इससे में कि आर्थिक है, तो हम ये सब बदल देते और यहाँ पे क्या लाकर देख रखते, देखो आर्थिक है, देखो आर्थिक महत्वपूर्ण है, देखो आर्थिक महत्वपूर्ण है। ये कला होनी चाहिए, तब आप आईएएस बनेंगे, ठीक है। बढ़िया बात निकल गई वैसे, फ्लो फ्लो में।
ये दिमाग में सोचा थोड़ी था ये कहेंगे, लेकिन मजे बढ़िया बात निकल गई। सही बात है। आपको वही चीज प्रूव करनी आनी चाहिए जो पूछा गया है, ठीक है, तब आप बनेंगे डीएम। तो वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 324 व 325 राजनीतिक मताधिकार प्रदान कर राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता है। हम वोट देने जाते हैं, कहीं आर्थिक समानता है नहीं है, लेकिन कई बार अन्य समानताएं मिल जाती हैं कि हम भैया गाँव में हैं, पोलिंग बूथ तो ऐसी जगह है कि नहीं जा पा रहे हैं, या कोई बुजुर्ग है वो नहीं जा पा रहा है, तो हम अब वह भी असमानता दूर कर रहे हैं। कैसे दूर कर रहे हैं? घरों में भी वोटिंग होती है, कोई बुजुर्ग है नहीं जा पा रहा तो घर आकर उसका वोट डलवाया जाता है, वहां भी हम असमानता दूर कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? अंतिम रूप से यही कहा जा सकता है, यदि संपूर्ण अवसरों की असमानता एक वृक्ष है, तो आर्थिक असमानता, जिसे आर्थिक अवसरों की असमानता भी कहा जा सकता है, उस वृक्ष की एक शाखा मात्र है। दोनों ही स्तर अत्यंत विनाशक हैं, जो हमारे मानव जीवन, हमारी सभ्यता, हमारी लोकतांत्रिक मूल्य समक्ष चुनौती उत्पन्न करते हैं। हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि वर्गीय, लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी स्तरों पर असमानता का निवारण किया जाए, क्योंकि एक दलित के लिए धन के बजाय सामाजिक स्वीकृति व पहचान की लालसा अधिक मायने रखती है। एक महिला के लिए स्वतंत्रता व पुरुष के समक्ष समानता स्वर्ण आभूषणों से अधिक महत्व रखती है। उसे सोना चांदी नहीं चाहिए, उसे चाहिए स्वतंत्रता। अतः कुल मिलाकर जीवन की सार्थकता के लिए आर्थिक असमानता के साथ साथ अवसरों की विभिन्न स्तरों पर समता भी आवश्यक है, जैसे कि दिनकर ने भी कहा। अब लास्ट में भी इन्होंने नहीं रुके, कहा अभी और लिखना है मुझे। जब तक मनुज मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, सामित ना होगा कोलाहल, रण नहीं कम होगा। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हिंदी साहित्य से फिर एक लाइन उठा के लाते हैं, 4 पंक्तियां, और लगा देते हैं। तभी कहा जाता है इससे हिंदी साहित्य वालों का अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कबीर से लेकर दिनकर तक की, महादेवी वर्मा तक की चीजें पढ़ी हैं। और हमें क्यों पता? क्योंकि मेरे पास भी हिंदी साहित्य था। जब मैं इसको देखता हूँ मुझे याद आ जाता है, अच्छा वहां से लाए हो। ठीक है, बाकी लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। कमेंट करो क्या चाहिए, वो सब आएगा। ऐसा लगा इससे। इसका जो सेकंड पार्ट है बी वाला, ये कल करेंगे, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया है, 4 है, उसमें से लिखा है प्रार्थना करने वाले होंठ से ज्यादा पवित्र मदद करने वाले हाथ होते हैं। बहुत बढ़िया इससे है, बहुत बढ़िया मजेदार इससे। कल करेंगे इसे। कमेंट करते रहा करो, मजा आता है, पढ़ते रहेंगे। और जय हिंद, जय भारत।